हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद ऑन क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर जो कि वैद्युत रासायनिक समीकरण और रासायनिक प्रक्रियाएं थी उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी इसकी। और आज का हमारा लेक्चर है पहला लेक्चर जो कि चैप्टर 2 से है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, अम्ल क्षार और लवण। जैसा कि आप जानते हैं अम्ल क्षार और लवण होते क्या हैं, तो हम बात करें अगर पदार्थ को उनके स्वाद के आधार पर, या ऐसा कह सकते हैं कि पीएच के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया। जिस प्रकार से पदार्थ को उनकी अवस्थाओं के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस में, और साथ ही साथ तत्वों को उनके गुणों के आधार पर जैसे कि बांटा गया है धात्विक और अधात्विक और उपधात्विक गुणों के आधार पर, ठीक उसी प्रकार से पदार्थों को उनके पीएच के आधार पर बांटा गया है। और इनके पीएच के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। क्या होते हैं? अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल, क्षार जनरली इनके कुछ सामान्य गुण भी होते हैं, और सामान्य गुणों के बारे में भी देखेंगे हम, क्योंकि अम्ल, क्षार और लवण जो होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं। और इनका जो गुण होता है, इन स्वाद में खट्टे होना और कसैले होना, नमक तो नमकीन होता ही है, तो आप जानते ही हैं। तो इसके बारे में कई सिद्धांत भी दिए गए हैं, अम्ल और क्षार की परिकल्पनाएं भी दी गई हैं। तो आते देखते हैं पहले अम्ल, क्षार और लवण होते क्या हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, पहले हम आपको बता देते हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, और ये जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इनकी कुछ पहचान भी होती है ये। अब इन्हीं पहचान के आधार पर हम ये पहचान लेते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। आपने वैसे तो बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हल्दी वगैरह होती है, उनका रंग जो होता है, और हल्दी के साथ अगर हम बात करें जैसे कि पेटूनिया वगैरह होते हैं, और लाल गोभी का फूल होता है इनकी, और कुछ फूलों की पंखुड़ियां, ये भी एक प्रकार से पीएच सूचक का कार्य करती हैं, जो कि पदार्थों के रंग को बताती हैं। और पदार्थों को रंग के बारे में जो बताते हैं, यानी सूचना देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। खैर, अभी हम आज देखने वाले हैं अम्ल और क्षार की परिकल्पना। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल और क्षार की परिकल्पनाएं क्या होती हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थों को उनके पीएच, या ये कह सकते हैं कि स्वाद, हालांकि पीएच अगर नहीं देख सकते हैं तो आप स्वाद देख सकते हैं। स्वाद के आधार पर भी पदार्थों को 3 भागों में, लेकिन जनरली वो पदार्थ पीएच के आधार पर ही होते हैं। पदार्थ या स्वाद कह सकते हैं, कहने के लिए कह सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। तो पीएच के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। और ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण, ये 3 पदार्थ होते हैं। अब इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें तो ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो आयनित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? आयनित हो जाते हैं। और इनके विलयन अवस्था में, या कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में, विलयन में ये क्या करते हैं? विद्युत का संचालन करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत का संचालन करते हैं। विद्युत का संचालन कर सकते हैं, संचालन करते हैं। तो ये आप जान सकते हैं, आयनित हो जाते हैं और विद्युत का संचालन करते हैं। अर्थात एक प्रकार से क्या होते हैं? ये वैद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं। जलीय विलयन, इनके जलीय विलयन एक प्रकार से क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं। तो ये आपको 3 प्रकार से समझ में आ गए। यहाँ पे पहले परिभाषा पढ़ेंगे क्या, वैद्युत अपघट्ट के बारे में, और वियोजन की मात्रा। हालांकि पदार्थों के बारे में आपने जान लिया, इनको स्वाद के आधार पर, पीएच के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। अब आप बात करते हैं वैद्युत अपघट्ट और अपघटन। वैद्युत अपघट्ट तथा वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं और वैद्युत अपघटन क्या होते हैं? तो पहले वैद्युत अपघट्ट के बारे में जानते हैं। अर्थात वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत का संचालन कर सकते हैं
क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ELECTROLYTA, इलेक्ट्रोलाइट। और ये प्रोसेस होती है इनको आयनों में टूटना, इनका आयनों में टूटना विद्युत धारा की उपस्थिति में। तो इसका क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी वैद्युत अपघटन की? तो वह प्रक्रिया, वैद्युत अपघटन को देखिएगा, दूसरी परिभाषा हमारी हो जाएगी यहाँ से वैद्युत, यहाँ से लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें वैद्युत अपघट्य को विद्युत धारा द्वारा आयनों में तोड़ा जाता है, आयनों में तोड़ा जाता है। क्या कहलाती है प्रोसेस? तो वैद्युत अपघटन कहलाती है। वैद्युत अपघटन कहलाती है। तो ये प्रोसेस हो जाएगी किसकी? वैद्युत अपघट्य और अपघटन की। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा HCl का एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब अम्लीय HCl है, जैसे कि मैंने क्या कहा, हमने ले लिया HCl और एक ऐसा है एक्वस है, इसके 2 मोल लेते हैं तो ये टूटेगा, वैद्युत अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? वैद्युत अपघटन करवाएंगे। वैद्युत अपघटन ये क्या बना लेगा? ये बनाएगा H2 प्लस Cl2, H2 बनाएगा प्लस Cl2 बनाएगा, और ये दोनों कैसी हो जाएंगी? तो ये एक्वस सॉल्यूशन में रहेंगी। और हालांकि इनके आयन बन जाते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये तो वैद्युत अपघटन पूरा प्राप्त होने के बाद ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, वरना बनते क्या हैं? तो H प्लस बनते हैं और Cl माइनस बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कैथोड से एनोड की ओर, विपरीत आवेशित सिरों की ओर ये जाते हैं और गति करके क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके दूसरी ओर भेज देते हैं। तो खैर वो आपको नहीं ध्यान रखना है, आपका ये इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा होगा विद्युत वियोजन का सिद्धांत, जो कि आर्हेनियस ने दिया था। तो आर्हेनियस ने विद्युत वियोजन सिद्धांत क्या दिया था, और इनकी अम्ल क्षारों की थ्योरी भी आई है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो वैद्युत वियोजन क्या होता है? अगली हेडिंग होगी हमारी कौन सी? वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। तो विद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या होता है? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। तो क्या कहेंगे इसको? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, डबल एस होगा ये, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन क्या होता है? तो इसको दिया किसने? तो इसको आर्हेनियस ने दिया। किसने दिया? आर्हेनियस ने। कब दिया? 1887 में दिया था। और इसको आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसमें बताया क्या? इसमें बताया कि जब पदार्थों को जलीय विलयन में डालते हैं और उसको विद्युत प्रवाहित करते हैं उसमें, तो वो पदार्थ 2 भागों में टूट जाता है। कौन कौन से भागों में टूटता है? तो एक बनता है धनायन और एक बनता है ऋणायन। जिस पर धन आवेश होगा वो धनायन बनाएगा और जिस पर ऋण आवेश होगा वो ऋणायन बनाएगा। और जितना पदार्थ टूटकर आयनित होगा उसको वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा कहते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट बन जाते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार सीधे हम लिखते हैं पहला पॉइंट। पहला क्या हो जाता है? वैद्युत अपघट्य, क्योंकि ये अपघटन किसका हो रहा है? वैद्युत अपघट्यों का। तो वैद्युत अपघट्य वियोजित होकर धनायन तथा ऋणायन देते हैं।
पहला पॉइंट बन जाएगा, धनायन लेंगे और ऋणायन लेंगे। अब धनायन क्या होता है और ऋणायन क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पर धन चार्ज होता है, धनावेशित कण, नंबर 2 हो जाएगा पॉइंट, धनावेशित कण कण धनायन तथा ऋणावेशित कण ऋणायन होते हैं या होता है। जिस पर धन चार्ज होगा वो धनायन कहलाएगा और जिस पर ऋण आवेश होगा वो ऋणावेशित कण कहलाएगा। तीसरा पॉइंट इस सिद्धांत का, धनावेशों की संख्या धनावेशों के ऊपर आवेशों की संख्या ऋणावेशों के बराबर होती है। या ये कह लो कि एक वैद्युत घट जब टूटेगा तो उसमें जो जितने धनावेश बनेंगे उतने ही ऋणावेश होते हैं, अर्थात पूरी तरह से विलय जो होगा वो क्या होगा, उदासीन होता है। तो सीधे कह सकते हैं धनायनों की आवेश की संख्या कह सकते हैं, धनायनों का आवेश ऋणावेश के बराबर होता है। या ये कह सकते हैं कि धनायनों की संख्या जो होगी वो ऋणायनों की संख्या के बराबर होगी। अब जैसे कि हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे NaCl की, NaCl है, NaCl टूटेगा तो Na प्लस बनेगा और साथ में Cl माइनस बनेगा। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं, तो बटे वियोजित हो रहा है, धनायन और ऋणायन दे रहा है, ये ऋणायन हो जाएगा। ये धनायन पर धनावेश है और ऋणायन पर कैसा है, ऋणावेश है। अगर धनायन की आवेशों की संख्या देखी जाए तो धनायनों का आवेश ऋणावेश के क्या होगा, बराबर होता है। तो एक धनायन बना है तो एक ऋणायन बना हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा दिख जाता है, वो हम बराबर कह सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं FeCl3, इसको तोड़ेंगे तो Fe3 प्लस बनेंगे और साथ में 3Cl माइनस बनेंगे। तो आवेश की संख्या, मैंने कहा आवेशों की संख्या जो है वो 3 ही है, 3 Cl अलग अलग है लेकिन एक Fe पर 3 प्लस है। तो ये देख सकते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत अपघट्य होता है, अब वैद्युत अपघट्य का विलयन होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। वैद्युत अपघट्य का विलयन पूर्ण रूप से उदासीन होता है। पूर्ण रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। और अगला पॉइंट हमारा बन जाएगा क्या, जितना पदार्थ वियोजित होता है, जलीय विलयन में वैद्युत अपघट्य जितना टूटेगा वो उसके वियोजन की मात्रा कहलाती है या आयनन की मात्रा कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो वैद्युत अपघट्य का वियोजित भाग उसका या उसकी आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहलाता है। तो ये इतने पॉइंट बन जाते हैं कि वियोजन की मात्रा कहलाएगी। तो इसके बाद अब हम आते हैं अम्ल, क्षार और लवण पर। तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, आज अम्ल के बारे में देखते हैं पहले पूरा, फिर इसको पढ़ते हैं आगे। इसको मिटाते हैं अभी और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आप बनाते रहेंगे तो आसान हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो आपको याद है, रिवीजन के समय आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। तो पढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी क्या, अम्ल। तो अम्ल क्या होती है, वैसे तो हम अगर बात करें, अब यहाँ पे एक बात आपको समझाना चाहेंगे कि अम्ल क्षार की जो परिकल्पना है वो किसने किसने दी। तो अम्ल क्षार की परिकल्पनाएं पहले देख लेते हैं कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दी हैं। अम्ल तथा क्षार की परिकल्पनाएं, यानी किसने किसने कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए 3 परिकल्पनाएं आई हैं। कौन कौन सी आई हैं,
तो अम्ल क्षार की 3 परिकल्पनाएं, जो कि पहली हम बात करें तो आर्हेनियस ने दिया है। किसने दिया है? आर्हेनियस ने आर्हेनियस की अम्ल क्षार परिकल्पना, अम्ल क्षार परिकल्पना, और दूसरी हो जाती है ब्रोंस्टेड तथा लॉरी, ब्रोंस्टेड तथा लॉरी की अम्ल क्षार परिकल्पना, और तीसरा हो जाएगा लुईस अम्ल क्षार परिकल्पना, लुईस अम्ल क्षार परिकल्पना। तो ये 3 परिकल्पनाएं हो जाती हैं। अब आपको बता देते हैं कौन किस पर बेस्ड थी। तो ये जो थी और आर्हेनियस की अम्ल और क्षार की परिकल्पना, इन्होंने कहा जो पदार्थ H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं और जो OH- देते हैं वो क्षार होते हैं। ये इन्होंने बताया था। हालांकि अभी इस पर पूरी विस्तृत बात करेंगे, लेकिन फिर भी अभी यहाँ समझ लेते हैं। और इन्होंने कहा, इन्होंने H+ जो देगा वो अम्ल और जो H+ लेगा, इन्होंने OH की बात नहीं की। आर्हेनियस ने किसकी बात की? आर्हेनियस ने H+ और OH की बात की। जबकि ब्रोंस्टेड और लॉरी जब आए तो क्योंकि इनमें कुछ इनके अपवाद मिले, अपवाद में जैसे कि हम बात करें अमोनिया वगैरह जो थे, अमोनिया एक प्रकार से दुर्बल क्षार होता है, लेकिन फिर भी इस परिभाषा के हिसाब से हम अमोनिया को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड कुछ हैं, धात्विक ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि इस परिकल्पना द्वारा डिफाइन नहीं हो पाए, जैसे कि Al2O3 है और ZnO है, तो इनकी अम्ल क्षार परिकल्पना के द्वारा यानी H+ और OH के द्वारा डिफिनेशन नहीं मिल पाई कि अम्ल है या क्षार है। फिर भी इनकी कमियों को दूर करने के लिए कौन आया? ब्रोंस्टेड और लॉरी आया। ब्रोंस्टेड और लॉरी ने क्या कहा कि H+ का नाम बदल दिया। इन्होंने कहा H+ नहीं, ये प्रोटॉन है। H+ नहीं, ये क्या है? प्रोटॉन है, और जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल कहलाता है। मैंने कहा अम्ल कौन होगा? अम्ल, और ये क्षार। 2 बातें होती हैं, जो H+ देगा, H+ दाता अम्ल होगा, और OH दाता क्या होगा? क्षार होगा। दूसरी परिकल्पना चल रही है H+ दाता तो अम्ल ही है, यानी इनकी प्रोसेस सेम रही, बस नाम बदल गया कि H+ का दाता, यानी इन्होंने प्रोटॉन नाम दे दिया, उन्होंने क्या कहा? H+ आयन कहा था। तो ये H+ दाता। और इन्होंने क्या क्षार के बारे में क्या बताया? H+ ग्राही। क्या बताया? ग्राही बताया। H+ ग्राही बताया कि H+ जो लेगा वो अम्ल, जो देगा वो अम्ल, और जो H+ लेगा वो क्षार होगा। इन्होंने ऐसा बताया था। जैसे कि अमोनिया से अमोनिया का बनना देख लीजिएगा, NH3 है, तो इसमें अगर H+ डाल देंगे तो ये क्या बना लेगा? NH4+ बना लेगा। तो ये क्षार है और ये H+ ले रहा है, इसलिए अम्ल है। तो जो ले रहा है वो अम्ल है, और जो दे रहा है H+ जो देगा वो अम्ल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्षार है ये। मैंने कहा अमोनिया जो है H+ ले रहा है, लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। और ये दे सकता है तो ये अम्ल हो जाता है। तो यहाँ पर अम्ल क्षार संयुग्मी भी बन जाते हैं। खैर बात करेंगे अभी इस पर भी। आगे आता है लुईस परिकल्पना। लुईस परिकल्पना बताती है क्या? लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इलेक्ट्रॉन युग्म जो देगा वो क्षार होगा, और जो लेगा यानी कि ग्राही, ग्राही क्या होगा? ग्राही होगा अम्ल। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या होगा? अम्ल होगा, और जो देगा यानी दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, दाता क्या कहलाएगा? तो ये क्षार कहलाएगा। ये तीनों परिभाषाएं हैं, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे साथ में। तो आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल कौन सा है और क्या परिभाषा बनती है, इसको नोट कर लीजिएगा। इतना आपको ये तीनों परिकल्पनाएं नोट करके फिर इसको पढ़ेंगे आगे। हालांकि आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, तीनों को ज्यादा रखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अम्ल क्षार की आर्हेनियस परिकल्पना हम जरूर देखेंगे। हालांकि अगर आप यहाँ पे समझ लेते तो आपको आगे चल के इनकी समस्याएं नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी आर्हेनियस की परिकल्पना, तो हेडिंग कौन सी होगी? आर्हेनियस की अम्ल क्षार परिकल्पना। आर्हेनियस कह सकते हैं, आर्हेनियस की अम्ल क्षार परिकल्पना, अम्ल क्षार परिकल्पना। तो हाइपोथेसिस होगी ये कैसी, या हाइपोथेसिस ऑफ एसिड बेस ऑफ आर्हेनियस।
तो अम्ल क्षार की परिकल्पना किसकी है? आर्नियस की दी हुई है। तो इन्होंने कहा अम्ल और क्षार क्या है, इन्होंने बताया अम्ल क्या है और क्षार क्या है, इन दोनों के बारे में बात की। तो हम बात करते हैं क्या होते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार डायरेक्ट हम लिखते हैं, इस परिकल्पना के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में H प्लस देते हैं या देता है वो क्या कहलाएगा? अम्ल। तथा जो OH देता है, जो OH माइनस देता है क्षार कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये परिकल्पना कहती है कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं और इनको बकायदा नोट करते हुए चलना है। जैसे अगर हम अम्ल की बात करें तो इधर हम लिखेंगे क्या? अम्ल के एग्जांपल कुछ, और इधर हम किसके लिखेंगे? क्षार के एग्जांपल। तो अम्ल क्या होता है? जैसे मैंने दे दिया HCl। HCl को अगर हम तोड़ेंगे तो ये देगा क्या? H प्लस और साथ में देगा Cl माइनस। ये मैंने कहा जलीय विलयन में देंगे, जब इनको, क्योंकि ये वैद्युत बट होते हैं, इनको जल में घोलते हैं तो ये H प्लस और Cl माइनस देते हैं। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप नाम लिख सकते हैं। ये बनेगा हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन। तो ये एग्जांपल नंबर 1 हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारा हो जाएगा क्या? HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। ये टूटेगा H प्लस देगा और साथ में क्या देगा? NO3 माइनस देगा। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, हाइड्रोजन आयन देगा और नाइट्रेट आयन देता है। थर्ड एग्जांपल हमारा क्या बन जाएगा? HBr ले लेते हैं। ये भी अम्ल है, हालांकि दुर्बल है लेकिन फिर भी ले लेते हैं। HBr हो गया, HI हो गया, तो ये सब टूट जाते हैं H प्लस में और साथ में क्या देगा? Br माइनस। तो ये भी हो जाएगा। और चौथा एग्जांपल हमारा क्या बन जाएगा? H2SO4। क्या बनेगा? H2SO4 और ये टूटेगा तो H प्लस में कितने देगा? 2H प्लस देगा। 2H प्लस है इसके पास, ध्यान रखिएगा। और साथ में क्या देगा? SO4 माइनस माइनस सल्फेट आयन देता है और हाइड्रोजन आयन देता है। ये हो जाएगा। और इसके अलावा हम ले लेते हैं 5th नंबर एग्जांपल में। 5th नंबर एग्जांपल हमारा हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH। ये टूटेगा, एसिटिक अम्ल है, ये टूटेगा H प्लस आयन देगा और साथ ही देगा ये एसिटेट आयन CH3COO माइनस आयन देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ एग्जांपल हो जाते हैं किसके? अम्ल के एग्जांपल बन जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं किसके? क्षार के। तो क्षार के एग्जांपल कौन कौन से बन जाते हैं, इनको भी देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th। तो 6 एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा NaOH। ये एक कोश विलयन में जाएगा, वैद्युत बट वैसे कराते हैं, या इसको अगर हम जलीय विलयन में तोड़ेंगे तो ये किस में टूट जाएगा? ये टूट जाएगा प्लस में और ये माइनस में। तो क्या बना लेगा? Na प्लस और साथ में क्या देगा? OH माइनस। तो ये क्या दे रहा है? OH दे रहा है और ये Na दे रहा है। OH देने वाला क्या होगा? क्षार होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है, ये कितने H प्लस और कितने OH दे रहा है, क्योंकि अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है। जो अम्ल जितने H प्लस देगा उसकी क्षारकता, और क्षार जो जितने OH देगा वो उसकी अम्लता होती है। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे NaOH के पास कितने OH है? 1 है। तो इस वाले, क्योंकि ये क्षार है तो क्षार की क्या होगी? अम्लता। इसकी अम्लता कितनी है? तो ये अम्लता 1 आपको दिख रही है। इसकी कितनी है? 1 है, अम्लता होगी। और यहाँ पर ये क्या है? सब इसकी क्षारकता हो जाएंगी। ये H2SO4 की क्षारकता कितनी है? 2 है, बाकी सबकी 1। और यहाँ पर देखिएगा एक और एग्जांपल KOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये टूटेगा, क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, तो ये भी वही प्लस और माइनस में, तो K प्लस देगा और साथ में क्या देगा? OH माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा एग्जांपल हमारा बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या कहलाता है? बुझा चूना कहलाता है। क्या कहलाता है? बुझा चूना। तो इसमें 2 OH है, दोनों OH एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे कैल्शियम का, तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, कितने? 2 प्लस 2 OH, दोनों एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे
तो OH पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक के पास एक आएगा तो दो है तो दोनों के पास एक एक रहेगा, ध्यान रखिएगा। फिर अगला हो जाएगा FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा Fe3+ में और तीनों OH जाएंगे किसमें, OH जाएंगे माइनस में, फेरिक हाइड्रोक्साइड और ये फेरस आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन। फिर पांचवा हम ले लेते हैं, यहां पर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा ये बुझा चूना है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो ले रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। MgOH का माफ कीजिएगा होल ट्वाइस हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, और ये क्या देगा, ये 3 हाइड्रोक्साइड आना देगा, Mg देगा प्लस प्लस यानी Mg प्लस प्लस में टूट जाएगा और साथ में 2OH माइनस बन जाते हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आयन बन जाते हैं। और एक हो जाएगा हमारा कौन सा, तो इसमें हम ले लेते हैं ZnOH ले लेते हैं, ZnOH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक टूटेगा Zn++ में और साथ ही साथ OH के आयन बन जाएंगे माइनस में कितने, 2। तो ये आप देख सकते हैं जिन पदार्थों के जितने OH हैं, मैंने कहा ना क्षार की अम्लता होती तो उसकी क्या हो जाएगी, जितने OH हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, अम्लता हो जाएगी, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और अम्ल जितने H+ देंगे वो क्या हो जाएंगे उसकी, वो उसकी क्षारकता, क्योंकि अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, अम्ल और क्षार, और क्या थी अम्ल, ये थी आर्गेनियस की परिकल्पना। आर्गेनियस ने क्या कहा, वे पदार्थ जो अम्ल होते हैं वो H+ देंगे जलीय विलयन में, और जो क्षार होंगे वो क्या देंगे, OH- देंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्राउन-लॉरी के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे और लुईस परिकल्पना के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में है नहीं, इसके बारे में ज्यादा डायरेक्ट करना आसान नहीं समझते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है फिर ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप कि हम ये इतना देखेंगे, फिर हम अम्ल, क्षार और लवण के डिवीजन और इनकी डेफिनेशन, इनके गुण, सामान्य गुण, मैंने परिभाषा तो बता दी, इनके सामान्य गुण और फिर पीएच वगैरह, और साथ ही साथ पीएच सूचक, इन सब चीज़ों पर टॉपिक पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमें विदा दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।